आपको रूबरू कराते हुए, जो कि विनोद कुशवाहा जी हैं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और मूलतः कथाकार हैं और बहुत अच्छे विवेचक भी हैं। हम आज विवेचना को ही लेकर के बैठे हैं और हम 2 शब्दों की व्याख्या इनसे सुनेंगे और उनका जीवन में किस प्रकार से महत्व है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो विनोद जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत कि आपने मेरे को समय दिया जी गांधी टॉक्स के लिए। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो गांधी टॉक्स के शो में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं और मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है जी कि जिंदगी में एक शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान सा होता है, बहुत सुनने में आता है, शब्द है सहानुभूति। जी। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे या इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? जी देखिए, मेरा मानना यह है कि जीवन में सहानुभूति का बहुत महत्व है और जहाँ तक इसको परिभाषित करने की बात है कि अगर हम किसी के दुख को महसूस कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं, तो उसके प्रति सहानुभूति होना स्वाभाविक है। लेकिन ये कम ज्यादा हो सकती है। कम ज्यादा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सहानुभूति के बहुत सारे पक्ष होते हैं। बिल्कुल। केवल एक ही पक्ष नहीं होता। होता क्या है कि मैं ऐसा मानता हूं कि सहानुभूति का कहीं ना कहीं संबंध संवेदना से होता। अगर मैं सेंसिटिव हूं, संवेदनशील हूं, तो ये निश्चित है कि मेरा सहानुभूति का पक्ष मजबूत रहेगा और उसके कारण हो सकता है कि मैं दूसरों के दुख को महसूस कर सकूं, उनकी सहायता भी कर सकूं। लेकिन ये तभी होगा जब मैं संवेदनशील रहूंगा, जीवन के प्रति, दूसरों के प्रति। आपने सहानुभूति को 2 और नए शब्दों के साथ में, नए तो नहीं है हालांकि बहुत गंभीर शब्द हैं, आपने संवेदना, संवेदनशील और दूसरा शब्द सहायता का। मैं उन्हें अलग नहीं मानता। ठीक है जी। हम भी उस बात पे आगे बढ़ेंगे। जी। सहानुभूति जीवन में किस प्रकार से आवश्यक है? ये आपने बताया कि सहानुभूति, अगर हमारे अंदर संवेदना का भाव है, यदि हमारे अंदर कुछ किसी को देख करके पीड़ा उत्पन्न होती है, तो संवेदना उत्पन्न होती है, तो हम सहानुभूति भी प्रकट करते हैं, सहानुभूति का पैदा होता है। लेकिन क्या सहानुभूति बहुत जरूरी है किसी के लिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में किसी की सहानुभूति पाना और किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करना भी। अच्छा, इसमें दूसरी बात यह कि सहानुभूति जिसके प्रति आप प्रकट करते हैं, तो आपके अंदर उत्पन्न होने वाला भाव, और दूसरा ये कि जिसे सहानुभूति आप दे रहे हैं जी, उसके अंदर उत्पन्न होने वाला भाव जी, क्या दोनों को एक समान ले सकते हैं या एक दूसरे के परिपूरक ले सकते हैं? नहीं, मैंने जैसे पहले कहा कि ये कम ज्यादा हो सकता है। नहीं, मैं कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये प्रोपोर्शनली मेरा ये कहना है कि यदि आपके अंदर सहानुभूति उत्पन्न हुई, आपने उसको प्रकट कर दिया, जिसने सहानुभूति ली उसने आपके प्रकटीकरण को अपने लिए अच्छा माना या गलत माना, ये उसका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है जी। ये बात तो आ गई। अच्छा, दूसरा शब्द आता है सहायता। जीवन में सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैं शासकीय सहायता या शासन से द्वारा मिलने वाली सहायताओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन व्यक्ति को, जैसे आपने अपने सहानुभूति को डिफाइन करते समय, परिभाषित करते समय आपने सहायता के बारे में कहा था, तो सहायता किस प्रकार से आप उसको सेपरेट कैसे डिफाइन करते हैं, अलग से किसी तरह से परिभाषित करेंगे? नहीं, मैं अलग नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है, आपने मेरा परिचय एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक कथाकार के रूप में कराया, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक साहित्यकार, एक लेखक, एक कवि या एक कथाकार अपने आप में बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, दूसरों के सुख दुख को महसूस करता है। बिल्कुल ठीक। मेरी नज़र में
3 स्टेप हैं, 3 सीढ़ियां हैं, जिसमें सबसे ऊपर संवेदना है, उसके नीचे सहानुभूति है, उसके नीचे सहायता है। तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम एक को भी अलग कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, आपने इसके जो पहले प्रश्न किया था, मैं उस पर थोड़ा सी बात करना चाहूँगा। आपने कहा था कि आप किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं तो वो उसको किस रूप में लेता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी मन स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, उसकी सोच और समझ पर निर्भर करता है ना। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ, मनुष्यता के प्रति नहीं हूँ, मैं तो पशु पक्षियों के प्रति भी संवेदनशील हूँ, उनके प्रति भी सहानुभूति रखता हूँ कि मैं जा रहा हूँ और सड़क पर मनुष्य को तो छोड़िए, व्यक्ति को तो छोड़िए, अगर एक जानवर या पक्षी में घायल पड़ा है तो मेरे मन में सबसे पहले उसके प्रति संवेदना प्रकट होगी, एक सहानुभूति का भाव पैदा होगा और मैं सहायता कर सकूं कि मैं कैसे इसकी सहायता करूं। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको कि मैं बैठा हुआ हूं और अचानक एक चिड़िया मेरे कमरे में आती है, पंखे से टकराती है, उसका एक पंख कट जाता है और वो सीधे आकर मेरे मेज पे गिर जाती है। अब एक आम व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, वो भी उससे प्रभावित होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके मन में संवेदना नहीं है या सहानुभूति नहीं है या सहायता का भाव नहीं है, लेकिन मैं उसको ज्यादा महसूस करूंगा। मैंने एक क्षण में सोच लिया कि अब ये आज से इसका जीवन लगभग खत्म हो गया, क्योंकि वो तो पाएगी नहीं। मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ और तब तक रखता हूँ जब तक उसका जीवन रहता है। तीनों चीज आ गई, संवेदना भी आ गई, उसके प्रति सहानुभूति भी आ गई, उसको मैंने सहायता भी दी। चिड़िया की कोई सोच समझ नहीं है, उसके कोई विचार नहीं है, तो मैं तो पशु पक्षियों के प्रति भी संवेदनशील हूँ और होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बहुत प्रशंसनीय है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसा व्यक्ति जो तीनों चीजों को एक साथ अपने मन में लिए रहता है। घटनाओं के आधार पर आपने डिफाइन किया कि आपके अंदर संवेदना भी है, सहानुभूति भी है और सहायता करने का भी आपके अंदर जज्बा रहता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या सहायता हमेशा किसी के लिए सफल अच्छे परिणाम लाती है? नहीं, हमेशा तो नहीं लाती, मेरा ऐसा सोचना है। देखिए, सहायता हर तरह की, आप जैसा आपने कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने एक ऐसे विषय को उठाया है जिस पर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता। जीवन में संवेदना, सहानुभूति, सहायता, इस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते और उसके कारण क्या है कि परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। तो वो एक अलग विषय है। सहायता की बात की आपने, तो सहायता के भी कई प्रकार होते हैं। आपने अभी अपने प्रश्न में मेरा प्रश्न जिक्र किया था, मेरा प्रश्न एक सरकारी सहायता था। हाँ, मेरा केंद्रित एक ही बात पर है, क्या सहायता किसी को मिलना उसके लिए हमेशा अच्छी होती है? नहीं होती जी, नहीं होती। क्या सहानुभूति हमेशा मिले वो अच्छी होती है? सहानुभूति की जरूरत तो हमेशा होती। ठीक। अब अगर मैं इसको थोड़ा तरीके से कहने की कोशिश करूं तो आप शायद इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताना चाहता हूं कि सहानुभूति जो है वो मन से उत्पन्न वाला भाव है और सहायता करना आपकी सक्षमता पर निर्भर करता है। यदि आप समर्थ हैं तो आप सहायता करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, लेकिन यदि आपके अंदर सहायता करने की क्षमता नहीं है तो आप उस घटना से, उस व्यक्ति से सहानुभूति भी प्रकट कर सकते हैं जो उसके लिए जरूरी हो सकती है। लेकिन लगातार किसी को सहायता मिले और यदि उसका आदी हो जाए तो वो याचक बनकर रह जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपसे लगातार किसी को सहानुभूति मिले तो हमेशा दया का पात्र बन रहा है। मैं सहमत हूँ आपसे। उसको यही लगता है कि मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे फला ने फोन करके नहीं पूछा, मेरे को पैर में चोट लगी, मेरे को किसी ने दवाई नहीं पूछी, वगैरह वगैरह। तो इसको फाइनली आप दोनों में से किसी चीज को ऊपर मानते हैं?
मैं सहानुभूति को जरूरी मानता हूँ, है ना। जी। और आपने ऐसे शब्द का उपयोग किया यहाँ पर कि अगर हम सहानुभूति की ज़्यादा अपेक्षा रखने लगे किसी से तो याचक बन के रह जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो याचना का भाव हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां पैदा करता है। और दूसरी बात जो आपने सहायता की कि अगर हम हमेशा सहायता की अपेक्षा रखें तो वो भी हमें कमजोर करती है। आपने सरकारी सहायता की बात की। सहायता चाहे व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या सरकारी हो, अगर हम सहायता पर निर्भर हैं या हमेशा अपेक्षा रख रहे हैं किसी से भी, परिवार से या सरकार से, तो वो हमें कमजोर कर रही है। तो बेहतर ये होगा कि पहले मैं अपने स्तर पर प्रयास करूं, कोशिश करूं, और उसके बाद फिर मैं सहायता की अपेक्षा रखूं। जी बिल्कुल ठीक है जी। यदि आप लोगों ने इस बात को ध्यान से सुना और समझा कि एक संवेदनशील व्यक्ति, सहानुभूति प्रकट करने वाला व्यक्ति और सहायता के लिए आतुर रहने वाला व्यक्ति, कथाकार, कहानीकार, साहित्यकार, विवेचक हमारे बीच में है, और जिस प्रकार से उन्होंने उन चीज़ों को रखा, उसको सुनने के बाद में आपको जरूर महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ग्रहण करने वाले पर निर्भर करती है। जिसे सहानुभूति मिल रही है उसको सहानुभूति को समझना होगा कि सहानुभूति उसे कब और कहाँ चाहिए। सहायता अगर उसे मिल रही है तो सहायता से उसको उबरने की कोशिश करना चाहिए, और उसका भी उसको सोचना पड़ेगा कि उसको सहायता कब और कितनी चाहिए। दोनों ही चीज में ना तो अपने को हमेशा करुणा के क्षेत्र में ले जाएं, ना याचक के क्षेत्र में लेके चले जाएं। आज बस इतना ही। आपसे किसी और विषय पे बात करूंगा, तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए।